A very good evening to all of you. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good Good evening. Good evening, evening, ma'am. Raj. Good evening, Sangeeta. Uh, रिसर्च मेथोडोलॉजी की क्लास में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है रिसर्च मेथोडोलॉजी का वो है आपका पॉपुलेशन सैंपल एंड सैम्पलिंग टेक्निक्स। ठीक है, किसी भी रिसर्च में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, पॉपुलेशन सैंपल और सैम्पलिंग टेक्निक्स, और उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। मैं आप सभी के साथ अपना प्रेजेंटेशन शेयर कर रही हूँ। आप सभी को पीपीटी शो विजिबल है? Yes, ma'am. Yes, yes. ओके ओके, तो आज का, जैसे कि हमने बताया, आज का टॉपिक हमारा है पॉपुलेशन सैंपल एंड सैम्पलिंग टेक्निक्स। तो सबसे पहले बात करेंगे कि पॉपुलेशन, या जिसे हिंदी में जनसंख्या या लोग समष्टि के नाम से भी जानते हैं, उस पर बात करेंगे। आप सभी लोग इससे परिचित होंगे भली भांति कि पॉपुलेशन या समष्टि या जनसंख्या बेसिकली क्या होती है आपकी। In research, population means a set of similar items or events which is of interest for some portion on experiment. Population is the entire group that you want to draw conclusion about. ठीक है, इसमें से हमें ये समझ में आ रहा है कि जो हम लोग रिसर्च में पॉपुलेशन की व्याख्या करते हैं वो सिंपली क्या होता है, एक ऐसा समूह होता है पॉपुलेशन एक ऐसा समूह होता है जिसमें सिमिलर आइटम्स या इवेंट्स अवेलेबल होते हैं, यानी कि उनके जो आपके जो पॉपुलेशन होती है उसकी जो यूनिट होती है या उसकी जो जिससे पॉपुलेशन का निर्माण होता है उन सभी में कुछ ना कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और जिनका यूज हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करते हैं। या पॉपुलेशन क्या होती है, एक ऐसा ग्रुप है जिस पर हम अपने कंक्लूजन्स को अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हो कि पॉपुलेशन क्या है। जैसे एक टॉपिक है अ स्टडी ऑफ स्टडी हैबिट्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ लखनऊ। ठीक है, इस ये जो आपका टॉपिक है, रिसर्च टॉपिक है, इसमें क्या करना चाहता है रिसर्चर, लखनऊ के जो सेकेंडरी स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी स्टडी हैबिट्स, या जैसे हिंदी में कहते हैं अध्ययन संबंधी आदतों का अध्ययन वो करना चाहता है। ठीक है, तो इस ये जो टॉपिक है इसमें आपको पढ़ने से ये समझ में आ रहा है कि इसमें क्या है, हम क्या कर रहे हैं, लखनऊ के सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी स्टडी हैबिट्स को स्टडी करेंगे। यानी इस टॉपिक पर जब हम रिसर्च करेंगे और जो हमारी फाइंडिंग्स आएंगी उसको हम किस पर अप्लाई करेंगे, लखनऊ के जितने भी सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उन सभी पर। तो इस केस में हमारी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, लखनऊ में सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राएं हमारे लिए पॉपुलेशन बन जाएंगी। ठीक है, पॉपुलेशन क्या होता है आपका, पॉपुलेशन वो ग्रुप है जिस पर आप अपने रिजल्ट्स को अप्लाई करना चाहते हो, अपने रिसर्च स्टडी की फाइंडिंग्स को जनरलाइज करना चाहते हो। ठीक है, पॉपुलेशन में ऐसी यूनिट्स होती हैं जिनमें कुछ ना कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। जैसे इस केस में सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स, आप लखनऊ के सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स आपकी पॉपुलेशन है, और सभी में कॉमन क्या है कि सभी में कुछ नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाएंगी। यानी सभी लोग सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते होंगे या जो उनका ग्रेड है, यानी सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स मतलब आपका 9th स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स आप लोगे अपने स्टडी में वो सभी 9th में होंगे या फिर 10th में होंगे, और सभी लोग की एज ऑलमोस्ट 14 या 15 साल होगी। ठीक है, सबका इंटेलिजेंस अगर एबनॉर्मलिटी को छोड़ दें तो सबका ऑलमोस्ट, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है अगर आप लोग देखो तो पॉपुलेशन में अधिकतर बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एवरेज होते हैं। ठीक है, तो सभी का एक नॉर्मल आईक्यू होगा। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स की हैं और वो सभी आपस में उस क्वालिटीज को शेयर कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन बेसिकली क्या है, पॉपुलेशन एक ऐसा ग्रुप है जिसमें
एक जैसे कई यूनिट्स होती हैं, और पॉपुलेशन वो एक ऐसा समूह है जिस पर हम अपने रिसर्च की फाइंडिंग्स को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जो हमारी फाइंडिंग्स आती हैं वो हम उन्हीं पर केवल अप्लाई कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में आप अगर स्टडी इस पर कर रहे हो, स्टडी ऑफ स्टडी हैबिट्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ लखनऊ, तो आपका जो रिजल्ट आएगा डेटा कलेक्शन के बाद, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अप्लाई करने के बाद एनालिसिस करोगे और उसके आधार पर जो अपनी फाइंडिंग्स को बताओगे, तो आप सिर्फ इतना कह पाओगे कि ये जो आपकी फाइंडिंग्स है उसको किस पर हम अप्लाई कर सकते हैं, लखनऊ के सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स को, कि आपकी पॉपुलेशन यहाँ पर क्या है, लखनऊ शहर में पढ़ने वाले सेकेंडरी स्कूल के सभी छात्र एवं छात्राएं। तो ये होता है आपका पॉपुलेशन, जनसंख्या या समष्टि। अब पॉपुलेशन भी कई तरह की होती है, जैसे एक है फाइनाइट पॉपुलेशन। फाइनाइट पॉपुलेशन जैसे आप नाम से ही समझ सकते हो, फाइनाइट जो मतलब जिसकी संख्या सीमित हो, या जिसे आप क्या कह सकते हो लेमैन की भाषा में, जो काउंटेबल हो, जिसको हम गिन सके, जिसकी हम गणना कर सकें। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द पॉपुलेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट्स दैट आर फाइनाइट। यानी फाइनाइट पॉपुलेशन क्या है, वो पॉपुलेशन है जिसके अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों या चीजों की गिनती संभव है, जैसे स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे या किसी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी। तो इन सब की संख्या चूंकि हम क्या कर सकते हैं, जैसे स्कूल्स में बच्चे कितने हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उनको गिन सकते हैं कि पर हर क्लास में कितने बच्चे हैं, उनकी हमारे पास रिकॉर्डिंग होती है, हम खुद चाहे तो मैनुअली जाके उनको काउंट कर सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, ऐसी पॉपुलेशन है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये आता है आपका फाइनाइट पॉपुलेशन के अंतर्गत। नेक्स्ट आपका है इनफाइनाइट पॉपुलेशन। फिर वही नाम से यहाँ पे जान सकते हो कि इनफाइनाइट पॉपुलेशन का मतलब है कि एक ऐसी पॉपुलेशन, आपकी रिसर्च की पॉपुलेशन ऐसी है जिसकी गिनती संभव नहीं है। जैसे आसमान में जो तारे होते हैं, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, उनको गिन नहीं सकते, उनकी संख्या तो विद्यमान है, लेकिन गिनना उनको बहुत ही मुश्किल है। तो पॉपुलेशन जब ऐसी होती है जिसमें काउंटिंग पॉसिबल ना हो, तो उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को और आधार पे डिवाइड किया गया है। एक है एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन। It is defined as the population of concrete objects or individuals. Existent population मतलब जो भी चीज एग्जिस्ट कर रही है आपके सामने कॉन्क्रीट फॉर्म में है, चाहे वो कोई लिविंग बीइंग है या वो ऑब्जेक्ट या थिंग्स है। जैसे बुक्स हैं, जैसे आप क्या कर रहे हो, बुक्स जो है आपकी, बुक्स को हम क्या कर सकते हैं, बुक्स को हम ये सब आपकी इम्पेरिकली आप इनको क्या कर सकते हो, अनुभव इनका कर सकते हो। तो कोई भी ऐसी पॉपुलेशन जिसको हम क्या कर सके, इम्पेरिकली ऑब्जर्व कर सके, वो सब अब आपके आते हैं एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन में, या जिनका एग्जिस्टेंस कॉन्क्रीट फॉर्म में होता है, वो सभी आपके आते हैं एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन में। नेक्स्ट आपकी है हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। Hypothetical population, a population in which unit is not available in concrete form. ठीक है, पॉपुलेशन का मतलब सिर्फ हमेशा, जैसे हम लोग के दिमाग में ये बात रहती है कि जैसे ही हमारे दिमाग में पॉपुलेशन वर्ड आता है तो हम लोग सिंपली ऐसे हमारा दिमाग में आता है कि जनसंख्या मतलब लोगों की भीड़, लोगों की संख्या, या हम सेंसस सर्वे की तरफ चले जाते हैं। तो रिसर्च में या स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन का मतलब है इंडिविजुअल्स को भी हम लेते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट्स को भी लेते हैं, कहने का मतलब है लिविंग बींग्स और नॉट लिविंग बींग्स दोनों को ही हम पॉपुलेशन में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, और इवेंट्स को भी, इवेंट्स मतलब किसी भी घटना के अकरेंस के क्या चांसेस है उसको हम इवेंट्स कहते हैं, तो उन इवेंट्स को भी हम प्रॉब्लम के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन क्या होती है, अ पॉपुलेशन इन विच यूनिट इज नॉट अवेलेबल इन कॉन्क्रीट फॉर्म। जैसे अभी आपने देखा एग्जिस्टेंट फॉर्म में क्या था कि पॉपुलेशन का जो भी एक इकाई है वो आपके पास कॉन्क्रीट फॉर्म में है। जैसे बुक्स हमारी पॉपुलेशन है किसी स्टडी में, तो बुक्स को आप क्या कर सकते हो, एम्पिरिकली फील कर सकते हो, लेकिन हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन को हम एम्पिरिकली फील नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, आउटकम ऑफ टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, यानी
कॉइन को जब हम उछालते हैं, जैसा आप लोगों ने देखा होगा क्रिकेट में कॉइन को उछाला जाता है, फिर देखा जाता है हेड या टेल है, उसके आधार पे क्या किया जाता है, डिसीजन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कॉइन को उछालने पर 2 इवेंट का अकरेंस होता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो ये इवेंट्स भी पॉपुलेशन में इंक्लूड किए जाते हैं, लेकिन ये इवेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, एम्पिरिकली फील नहीं कर सकते, ये हाइपोथेटिकल होते हैं। ठीक है, इसी तरह आउटकम ऑफ रोलिंग ऑफ द डाइस, यानी जो आप लोग हम लोग खेलते हैं ना लूडो सांप सीढ़ी खेलते हैं, तो उसमें हम लोग छक्का यूज करते हैं और उसको एक छोटी सी डिब्बी होती है, उसमें हिला के और फिर उसको डालते हैं, तो हमें पता नहीं होता। 6 तरह के आउटकम्स आ सकते हैं, 6 तरह के इवेंट्स हो सकते हैं, उनमें से कौन सा आएगा इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली जब आपकी पॉपुलेशन ऐसी होती है जिसको आप कॉन्क्रीट फॉर्म में नहीं देख सकते, तो उसे हम कहते हैं, आपको पता तो है कितने इवेंट्स हैं, लेकिन आप उनको देख नहीं सकते, कॉन्क्रीट फॉर्म में नजर नहीं आते हैं आपको, तो हम कहते हैं फिर वो कैसे होते हैं, आपकी हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन होते हैं। तो पॉपुलेशन और टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन पर बात हो चुकी है। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं सैंपल पे। आप सभी लोग सैंपल काफी बार सुन चुके होंगे, हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में भी बार बार सैंपल का यूज करते रहते हैं। कोई मुझे बताना चाहेगा कि सैंपल से आप लोग क्या समझते हो? सैंपल, या जिसे हिंदी में प्रतिदर्श भी कहते हैं या न्यायदर्श भी कहते हैं। Yes, ma'am. Ma'am, selected portion from the population is called बिल्कुल sample. सही, बिल्कुल नेहा ने बिल्कुल सही बताया। और कोई बताना चाहेगा? नेहा ने बिल्कुल सही बताया कि सिलेक्टेड पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि पॉपुलेशन, जब हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं और जो हमारी पॉपुलेशन होती है, तो उस पॉपुलेशन को पूरा इंक्लूड करके अपना रिसर्च स्टडी कंडक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। उस केस में हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन से इस प्रकार से उसका पार्ट कुछ निकालते हैं जिसे हम कहते हैं सैंपल। जैसे एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है सैंपल को समझाने के लिए, जैसे आप लोग घर में भी देखते होंगे कि जब खाना, बहुत से लोग सबके घर में खाना बनता है, चावल बनते हैं, तो जैसे मम्मी लोग का क्या होता है, मम्मी लोग को पता होता है कि कितने, अंदाजा हो जाता है उन्हें बेसिकली कि कितने समय बाद चावल पक जाएगा, यानी कितनी सीटियों के बाद, कितने विसल्स के बाद चावल पक जाता है। वो लोग, मम्मी कहती होंगी कि 2 सीटियां हो जाओ उसके बाद बंद कर देना, पर खोलना नहीं। सबके घर में ये बात सबने सुनी होगी कि 2 सीटियां हो जाए उसके बाद, तहरी आपने चौकी हुई है और आपसे बोला जाता है 2-3 सीटियां हो जाओ उसके बाद गैस ऑफ कर देना, पर खोलना नहीं। फिर आपकी मदर जाती हैं, उसका लिड खोलती है उसकी प्रेशर कुकर की, और उसमें से पूरा चावल एक साथ ना चला के उसमें से कुछ दाने वो लेती हैं और वो हाथ से उसको पिचका के देखती है कि चावल पक गया है कि नहीं पक गया है। ये सभी ने अपने घर में बहुत बार देखा होगा और अक्सर देखते रहते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें क्या, ये आपका सैंपल का उदाहरण है। कैसे आपकी मदर ने क्या किया, आप पॉपुलेशन किया है पूरा, उस प्रेशर कुकर में जितना भी चावल के दाने हैं वो सभी आपकी पॉपुलेशन है। ठीक है, अब हमें किसी चीज के बारे में जानना है, पॉपुलेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना है, और हम पूरी पॉपुलेशन तक हमारा एक्सेस नहीं है, या पूरी पॉपुलेशन पर हम कवर नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, उसका कुछ पार्ट ले लेते हैं जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वही होती हैं जो कि उसकी पॉपुलेशन की होती है, और उसके आधार पे हम क्या करते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने की कोशिश करते हैं। जो मैंने अभी एग्जांपल बताया चावल का, उसमें भी सिंपली यही होता है कि पूरे प्रेशर कुकर में चावल के दाने होते हैं, वो एक पॉपुलेशन होती है। उस पॉपुलेशन के बारे में निष्कर्ष निकालने के लिए कि चावल पक गया है कि नहीं पक गया, उसके लिए क्या होती है, जो मदर्स होती हैं या जो भी कोई खाना बना रहा है, वो क्या करता है, सिंपली उसमें से एक चम्मच से कुछ दाने उसके निकालता है, और उस दानों में भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो बाकी उस प्रेशर कुकर में रखे हुए चावल में होती है। तो दोनों की क्या होता है, जो सैंपल जो होता है उसमें वो सभी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिखती हैं जो कि आपकी पॉपुलेशन में होती हैं, और उन सैंपल्स के आधार पर, उन सैंपल्स को जज करने के आधार पर हमें ये पता चल जाता है कि बाकी चावल भी पक गया होगा या नहीं पक गया होगा।
तो यानी कहने का सिंपली सा तरीका है कि पॉपुलेशन पे जब हमारा एक्सेस नहीं हो पाता, जब हम पूरी पॉपुलेशन को अपने रिसर्च में इंक्लूड नहीं कर पाते लिमिटेशंस की वजह से, कुछ लिमिटेशंस होती है हमारे पास सोर्स की, रिसोर्स की, एनर्जी की, मनी की, तो हम क्या करते हैं उसमें से कुछ ऐसे यूनिट्स को निकाल लेते हैं जो कि रिप्रेजेंटेटिव होती हैं पॉपुलेशन का, और उन्हीं पर हम अपना टेस्ट या जो भी एक्सपेरिमेंट से अप्लाई करके फाइंडिंग्स निकालते हैं, और उस फाइंडिंग्स को हम लोग फर्दर फिर पूरी पॉपुलेशन पे जनरलाइज करते हैं। ठीक है, तो सैंपल क्या है, बेसिकली पॉपुलेशन का ही एक सब पार्ट है जिसमें वो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं जो कि उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो, द सैंपल इज द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट यू विल कलेक्ट डेटा फ्रॉम, यानी जिसमें क्या होता है, सैंपल क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक ग्रुप होता है इंडिविजुअल्स का जिसके द्वारा आप क्या करते हो, अपना डेटा कलेक्ट करते हो। इट इंक्लूड्स वन और मोर ऑब्जर्वेशन डेट आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन से आप एक या अधिक इंडिविजुअल्स को उसमें से निकालते हो, उन पर डेटा कलेक्ट करते हो और अपनी फाइंडिंग्स को जनरलाइज करते हो उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन पे। जैसे इसमें एग्जाम्पल भी लिखा है, जैसे मैंने अभी चावल पकने का बताया, वैसे यहाँ एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, वाइल परचेजिंग व्हीट वी एग्जामिन फ्यू ग्रेन्स ओनली। जैसे आप बाजार में जाते हो, बहुत सारे के घर में अभी भी गेहूं धुले जाते हैं, उसके बाद उसको पीस कर फिर आटा बनाया जाता है। ठीक है, आज भी बहुत से लोग के घर में ऐसा ही होता है कि घर के जो बड़े होते हैं वो कहते हैं कि गेहूं आपको क्या करना है, गेहूं पिसवाना है, डायरेक्ट आटा ना खरीद के गेहूं पिसवाना है, क्योंकि उनको अभी जो नए नए आटे आए हुए उस पर विश्वास नहीं है। तो आप लोग बाजार जाते हो और वहां पर ढेर सारा एकदम उसकी गेहूं की बहुत सी बड़ी बड़ी उनके कीप रखे होते हैं। आपको क्या करना होता है, आप क्या करते हो, सिंपली उसमें से 2-4 दाने देखते हो और उसी के आधार पे निष्कर्ष निकालते हो कि पूरा जो वहां पर बोरी रखी हुई है वो कैसी है, और उसी के आधार पे आप उस पूरी बोरी यानी पॉपुलेशन को अपने साथ घर ले आते हो। तो सैंपल बेसिकली क्या है, पॉपुलेशन का ही एक सब पार्ट है जिसमें वो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि एक पॉपुलेशन में दिख रही हैं। लेकिन फिर भी पॉपुलेशन और सैंपल में कुछ डिफरेंस है, इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। क्या डिफरेंस है पॉपुलेशन और सैंपल? द मेजरेबल क्वालिटी इज कॉल्ड अ पैरामीटर। पॉपुलेशन में क्या होता है कि पॉपुलेशन के अगर सभी यूनिट्स को लेकर अभी कोई हम स्टैटिस्टिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं, यानी उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए किसी जैसे मान लो हमारा पॉपुलेशन क्या है, हमने एक स्कूल के सभी बच्चों पर हम अपनी स्टडी करना चाहते हैं। हमारा पॉपुलेशन क्या है, उस पर्टिकुलर स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चे। अब मेरी पॉपुलेशन क्या है, उस एक पर्टिकुलर स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चे, और हमने कोई टेस्ट उन पर अप्लाई किया हुआ है। तो हमने क्या किया, उस पर्टिकुलर स्कूल के सभी बच्चों पर हमने अपना टेस्ट अप्लाई कर दिया, टूल उनको दे दिया, उनसे डेटा कलेक्ट करवा लिया, और सभी के स्कोर्स का अगर हमने मीन निकाला, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, या कोई भी स्टैटिस्टिकल क्वांटिटी कैलकुलेट की, तो उसे हम पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, जब आप डिफरेंट स्टैटिस्टिकल क्वांटिटीज को कैलकुलेट करते हो और उसमें पॉपुलेशन के आधार पे इन सब की गणना करते हो, तो उससे बोलते हैं पैरामीटर। वहीं अगर आपने क्या किया, आपने पर्टिकुलर स्कूल के सभी बच्चों को लिया, आपकी पॉपुलेशन है वो, और आपने केवल उसमें से कुछ बच्चों के आधार पे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की गणना की है, तो उससे हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर आप गणना करते हो पॉपुलेशन के स्कोर्स के आधार पे, तो उससे बोलेंगे पैरामीटर। लेकिन अगर आप मीन स्टैंडर्ड डेविएशन या कोई भी स्टैटिस्टिकल क्वांटिटी की गणना करोगे सैंपल के स्कोर्स के आधार पे, तो उसे हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक। ठीक, नेक्स्ट है पॉपुलेशन इज अ कंप्लीट सेट। पॉपुलेशन अपने आप में कंप्लीट होता है। जैसे फर्स्ट केस में मैंने बताया स्टडी हैबिट्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ लखनऊ। तो लखनऊ के सेकेंडरी स्कूल के सभी बच्चे कंप्लीट सेट आपकी पॉपुलेशन होगा। लेकिन सैंपल क्या होता है, द सैंपल इज अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन। सैंपल क्या होता है, पॉपुलेशन का ही एक छोटा सा पार्ट होता है। नेक्स्ट डिफरेंस है, रिपोर्ट्स आर अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओपिनियन
सैंपल के लिए बोला गया रिपोर्ट्स हैव अ मार्जिन ऑफ एरर एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल। इसको इस तरह से आप लोग समझो, जैसे अगर हमारा जो रिसर्च है उसकी पॉपुलेशन हमने डिफाइन कर ली है और हम उस पॉपुलेशन के सभी लोगों को अपनी रिसर्च स्टडी में इंगेज करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो फाइंडिंग आएगा वो बिल्कुल ट्रू होगा, वो बहुत ही सही होगी, सटीक होगी। क्यों? क्योंकि हमने पॉपुलेशन के सभी लोगों को इंक्लूड कर लिया था। लेकिन सैंपल में क्या होता है, सैंपल में हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा सैंपल क्या है, आपका पॉपुलेशन का सब पार्ट है, यानी पॉपुलेशन से हमें कुछ लोगों को लेना है जो कि सैंपल का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन कई बार सैंपल के आधार पे जब नॉर्मली जो हम रिसर्चेस करते हैं वो सैंपल बेस्ड होती है, तो उसमें हम हमेशा कहते हैं उसमें कुछ ना कुछ एरर हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसमें सभी लोगों को इंक्लूड नहीं किया गया। हो सकता है कुछ एरर हो जाती है, सैम्पल अभी आप लोग पढ़ोगे आगे, सैम्पलिंग एरर कुछ एरर हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है, जो फाइंडिंग्स आती है वो हम 100% नहीं कह सकते कि उस पॉपुलेशन पर वो अप्लाई होती है। कुछ ना कुछ मार्जिन हमें लेके चलना होता है, ठीक है। हम पूरे 100% विश्वास के साथ नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल जो फाइंडिंग्स आई वो 100% पॉपुलेशन पे अप्लाई हो रही है, बल्कि कुछ मार्जिन लेके चलते कि हाँ हमारी जो फाइंडिंग्स आई है वो 95% ट्रू है और 5% का एरर इसमें देखा जा सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डिफरेंस, इट कंटेन्स ऑल मेंबर्स ऑफ अ स्पेसिफाइड ग्रुप। वही बात है, इट इज अ सबसेट दैट रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है, एक कंप्लीट ग्रुप होता है और सैंपल आपका बेसिकली क्या होता है, उस पॉपुलेशन का एक सबसेट होता है, यानी उसमें पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं तो उसका रिप्रेजेंटेटिव पार्ट आपका सैंपल कहलाता है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सैम्पलिंग फ्रेम की। ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि आप लोग बेसिकली रिसर्च में जब सैम्पलिंग हम लोग पढ़ते हैं हम लोग को पता होना चाहिए कि आपने पॉपुलेशन पढ़ लिया, सैंपल पढ़ लिया, अब सैम्पलिंग फ्रेम भी बहुत से बच्चों ने अपने नेट के एग्जाम्स में भी आप लोगों ने देखा होगा, सैम्पलिंग फ्रेम कभी कोई पूछ लिया जाता है। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है? द सैम्पलिंग फ्रेम इज द एक्चुअल लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स that the sample will be drawn from. Ideally, it should include the entire target population. सैम्पलिंग फ्रेम आप लोग समझ लो एक तरीके से लिस्ट होती है, एक तरह से सूची होती है किसकी, पॉपुलेशंस, वो पॉपुलेशन जिससे कि आपको अपना सैंपल ड्रॉ आउट करना है, अपना सैंपल निकालना है, उन सभी की एक लिस्ट। जैसे पहला वाला ही अगर हम लोग अभी एग्जाम्पल लें कि अ स्टडी ऑफ स्टडी हैबिट्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स इन लखनऊ, ठीक है, तो इसमें आपकी पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन आपका है लखनऊ के माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राएं आपकी पॉपुलेशन हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको स्टडी कंडक्ट करनी है तो ये बहुत मुश्किल है कि हर स्कूल्स में जाके और हर बच्चे से डेटा कलेक्ट करें, तो आप सैंपल ड्रॉ आउट करोगे। उस सैंपल को ड्रॉ आउट करने के लिए आपके पास सैम्पलिंग फ्रेम होना चाहिए। सैम्पलिंग फ्रेम मतलब लखनऊ के सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स में पढ़ने वाले हर बच्चे की लिस्ट, नाम आपके पास होना चाहिए। तो सैम्पलिंग फ्रेम बेसिकली क्या होता है, जो आपका टारगेट पॉपुलेशन होती है, जो आपकी पॉपुलेशन होती है जिस पर कि आप अपनी फाइंडिंग्स को आगे जाके जनरलाइज करने वाले हो, उस पॉपुलेशन के हर यूनिट के बारे में जानकारी की जो एक सूची होती है, जो एक लिस्ट होती है, वो आपकी कहलाती है सैम्पलिंग फ्रेम। जैसे मान लो आपको क्या करना है, आपको लखनऊ के प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में जो शिक्षक हैं उन पर कोई स्टडी करनी है, ठीक है। आप सब पे नहीं कर सकते तो आप उनमें से कुछ को चुनोगे, तो चुनने के लिए आपके पास एक लिस्ट तो होनी चाहिए ना पहले कि हम कैसे चुनेंगे। तो सैम्पलिंग फ्रेम क्या है, जो टारगेट पॉपुलेशन है उसकी एक लिस्ट होना, जैसे कह सकते हैं, आपको इस तरह से समझ सकते हो। अभी तो शायद ऑनलाइन डायरेक्टरीज आती होंगी, पहले आप सब लोगों ने अगर देखा होगा कभी अपने घर में, एक मोटी सी किताब होती थी फोन डायरेक्टरी, उसमें क्या होता था, एक पर्टिकुलर एरिया के सभी लोगों का नाम, उनका पता और उनका लैंडलाइन नंबर क्या होता था, लाइन से एकदम उसमें छपा होता था। तो अगर आपको लखनऊ की किसी भी व्यक्ति के बारे में जानकारी चाहिए, उसके नंबर के बारे में चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको नाम पता है तो वहां से आप उसको देख सकते हो, ठीक है। तो सैम्पलिंग फ्रेम बेसिकली क्या होता है, टारगेट पॉपुलेशन
का सूचीबद्ध होना ही सैम्पलिंग फ्रेम होता है। ठीक है, जो लिस्ट होती है पॉपुलेशन के यूनिट्स की, वो आपकी कहलाती है सैम्पलिंग फ्रेम, जिसमें नाम और बाकी सब कुछ वो होती हैं, इंफॉर्मेशंस होती हैं। अब ये बात हमने पढ़ ली कि पॉपुलेशन क्या होता है, सैंपल क्या होता है और सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है। अब हम इतनी देर से ये सब तो बात कर रहे हैं कि पॉपुलेशन से हम सैंपल लेते हैं, पॉपुलेशन से हम इस तरह से सैंपल लेते हैं, या पॉपुलेशन क्या होता है, सैंपल क्या होता है। अब सैम्पलिंग क्या है, पॉपुलेशन से सैंपल को ड्रॉ आउट करने की जो टेक्निक होती है वो आपकी होती है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग, it is a technique of selecting individuals, members, or a subset of the population to make statistical inferences from them and estimate characteristics of the whole population। वही बात है, उसी को लिखा हो गया है सेंटेंस में। सैम्पलिंग क्या है बेसिकली, आप लोग इजी फॉर्म में ये समझ लो, सैम्पलिंग क्या है, पॉपुलेशन से सैंपल को ड्रॉ आउट करने की जो टेक्निक है वो आपकी क्या होती है, सैम्पलिंग होती है, या जिसे हिंदी में प्रतिदर्शन विधि भी कहते हैं। ठीक है, सैम्पलिंग क्या है, एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम पॉपुलेशन से अपनी सैंपल को कलेक्ट करते हैं, वो टेक्निक आपकी सैम्पलिंग कहलाती है। अब सैम्पलिंग की जरूरत क्यों है, क्यों हम सैम्पलिंग करते हैं, क्यों हम पूरी पॉपुलेशन क्यों नहीं अपने रिसर्च में इंक्लूड कर लेते, तो उसके कुछ पॉइंट्स को जान लेते हैं। पहला है, complete enumerations are practically impossible when the population is infinite। ठीक है, सिंपली ये वही बात है कि पॉपुलेशन के सभी लोगों तक पहुंचना या उन्हें अपनी स्टडी में इंक्लूड कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है, और तब जबकि आपकी पॉपुलेशन इनफाइनाइट है। जैसे अभी हम बात करते हैं सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स, लखनऊ के सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट से पढ़ने वाले बच्चे। एज अ रिसर्चर आप हम सभी के लिए बहुत ही मुश्किल है कि हम लखनऊ में जितने भी सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स हैं उन सभी में जाके डेटा कलेक्ट कर पाए। वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि हमें अपनी पीएचडी के लिए या रिसर्च के लिए जब भी हम कोई छोटा सा रिसर्च करते हैं तो उसमें हमारे पास कुछ बाउंडेशंस होती हैं, टाइम की बाउंडेशन होती है, रिसोर्सेज की बाउंडेशन होती है, एनर्जी की बाउंडेशन होती है। तो और हमें क्या करना है, हमें लेकिन रिसर्च भी करना है और फाइंडिंग्स भी निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, तब उस परिस्थिति में हम सैम्पलिंग यूज करते हैं। सैम्पलिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, एक ऐसा सैंपल या कह सकते हैं पॉपुलेशन का ऐसा एक छोटा सा पार्ट पर अपना काम करते हैं जो कि पूर्णतः पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, when the results are required in a short time, जब जैसे आप कोई रिसर्च कर रहे हो और आपको बहुत ही कम समय में रिजल्ट्स को देखना है, तो उस केस में भी हम सैम्पलिंग यूज करते हैं। ठीक है, when the area of survey is wide, जैसे कि आपको क्या करना है, आपको यूपी में कोई रिसर्च करना है और यूपी के अंदर इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फिर ब्लॉक्स हैं, फिर मंडल्स हैं, तो आप क्या है, आपका जो सर्वे का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, आप सभी को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में भी हम सैम्पलिंग यूज करते हैं, जब आपका एरिया होता है रिसर्च का वो बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट वही बात हो रही है इसमें फिर से, when resources for survey are limited, particularly in respect of money and trained persons, जब आपके पास कुछ लिमिटेशंस होती है, जैसे मैंने बताया समय की लिमिटेशन है, जैसे पीएचडी है वो आपको मिनिमम 3 साल में और मैक्सिमम 6 साल में कंप्लीट करनी होती है। तो यहाँ पर टाइम की बाउंडेशन है, अगर आप सब पे करना चाहोगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर सबको इंक्लूड भी कर लिया तो वहां तक उन तक पहुंचने के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, वहाँ पैसे की भी आपके पास लिमिटेशन। एक अगर फेलोशिप भी मिल रही है आप सभी को तो एक सीमा तक ही आप क्या कर सकते हो, खर्च कर सकते हो। और कभी कभी ट्रेंड पर्सन, जैसे कभी कभी क्या होता है, हमें किसी रिसर्च में किसी ट्रेंड पर्सन की या खुद हमें क्या होता है, ट्रेंड होना पड़ता है, तभी तो आप लोग क्लासेस कर रहे हो ताकि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी में थोड़ा सा ट्रेंड हो सको। तो ट्रेंड पर्सन की कमी की वजह से भी क्या होता है, कभी कभी हमें सैम्पलिंग की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, आप लोग सोच रहे होगे कि पॉपुलेशन, कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमें पूरी पॉपुलेशन लेनी पड़ती है,
तो वो उस केस में होता है जब पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल्स हैं या जो यूनिट्स हैं वो बहुत ही कम हो, जैसे मान लो 5-6 हैं, 10 हैं, 20 हैं, और आप आसानी से उन तक पहुंच सकते हो, तो उस केस में हम सैम्पलिंग नहीं करनी चाहिए, बल्कि पूरी ही पॉपुलेशन को अपने स्टडी में इंक्लूड कर लेना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स बहुत ही कम है और सभी एक्सेसिबल है। तो अच्छा ये रहेगा कि हमें पूरी पॉपुलेशन पर अपना रिसर्च करना चाहिए। ठीक है, ये कुछ आवश्यकता थी सैम्पलिंग की। सैम्पलिंग बेसिकली आपका टाइम बचाता है, समय बचाता है। आपको क्विक रिजल्ट्स चाहिए तो उसमें आपकी हेल्प करता है। जब आपका एरिया बहुत ज़्यादा हो रिसर्च का, तो एक ऑथेंटिक रिजल्ट्स तक पहुंचने में आपकी हेल्प करता है। तो इसीलिए सैम्पलिंग एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है। अब इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स की। दो तरह की सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं। नंबर 1 प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स, दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। पहले पे चर्चा करते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स वो टेक्निक्स होती हैं जिसमें पॉपुलेशन का जो हर एक इंडिविजुअल पार्ट है या हर एक इंडिविजुअल यूनिट है, उसका सैंपल में आने का इक्वल चांस होता है। कोई भी ऐसी सैम्पलिंग टेक्निक जिसमें पॉपुलेशन के सभी इंडिविजुअल्स का सैंपल में सिलेक्ट होने का चांस इक्वल होता है, उन सैम्पलिंग टेक्निक्स को हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे इसको अभी हम लोग आगे इसकी भी फर्दर आगे इसको डिवाइड किया गया। तो एक जैसे आप पढ़ सकते हो, जैसे क्या करना है हमें, कोई एक स्टडी करनी है, 10th क्लास पर एक स्टडी करनी है आप लोग को। ठीक है, तो आप किसी स्कूल में गए हो और वहाँ के प्रिंसिपल से आपने परमिशन ली कि आपको 10th क्लास के 50 स्टूडेंट्स चाहिए, और उस स्कूल्स में 50 8 सेक्शन है और 8 सेक्शन में 50-50 बच्चे हैं। ठीक है, प्रिंसिपल आपसे कह रहा है कि आप इनमें से किसी एक को भी चूज कर सकते हो क्लास को। तो वहां आप क्या करोगे, हर क्लास जैसे 10th A, 10th B, 10th C, 10th D, E, F, G, H, ऐसे आपके पास क्लासेस अवेलेबल है। तो आप इनको सैंपल में सिलेक्ट, और आप इनमें से केवल एक को अपना सैंपल बनाना चाहते हो किसी एक क्लास को, तो आपके पास क्या है, मौका है। आप क्या करोगे, सिंपली सभी के नाम की एक चिट बनाओगे, यानी आपके पास 8 चिट होंगी या उनकी नाम की लिस्ट होगी। आप उनको किसी एक को उसमें से रैंडमली उठा लोगे। तो इस केस में क्या है कि 8 के सैंपल में आने के चांसेस इक्वल थे। वो जो आप रिसर्चर था वो किसी को भी उठा सकता था। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, बेसिकली वो टेक्निक्स होती हैं जिसमें पॉपुलेशन में जितनी भी यूनिट्स होती हैं उनका सैंपल में आने का जो चांस होता है वो इक्वल होता है। अब नेक्स्ट है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। ये जस्ट उल्टी होती हैं। इट डज नॉट रिलाई ऑन रेंडमाइजेशन। रेंडमाइजेशन क्या होता है, रेंडमाइजेशन वही चीज है कि पॉपुलेशन के सभी यूनिट्स का अपने सैंपल में किसी सैंपल में आने का चांसेस इक्वल होता है। आप रैंडमली किसी को भी उठा सकते हो विदाउट एनी बायसनेस। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रेंडमाइजेशन की कमी होती है। इसमें क्या होता है, जो सैंपल आप सिलेक्ट करते हो, जो सैंपल आप लेते हो, वो आपके वो रिसर्चर के बायसनेस, उसमें रिसर्च की बायसनेस आ जाती है। जैसे अभी आप लोग इसके आगे टाइप्स पढ़ोगे कि वो अपने सहूलियत के हिसाब से या जो उनके पर्पस को सॉल्व करते सिर्फ उन्हीं लोगों को लेकर के अपना काम चलाते हैं, अपने सैंपल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, वो कोई भी ऐसी सैम्पलिंग टेक्निक जिसमें पॉपुलेशन के जितने भी यूनिट्स हैं उन सभी का सैंपल में आने का जो चांस होता है वो इक्वल नहीं होता है। ठीक है, किसी का ज्यादा किसी का कम हो जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें रिसर्चर की अपनी खुद की बायसनेस आ जाती है। अब हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होगा कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स पर चलते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स बेसिकली 4 तरह की होती हैं। नंबर 1 सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग। तो एक एक करके सब पर बात करते हैं। पहला
सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, इसको पहले एग्जाम्पल से ही समझते हैं। ये सिंपली वही होती है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, जो पॉपुलेशन आपकी होती है उसमें जितने यूनिट्स हैं या जितने इंडिविजुअल्स हैं, जैसे मान लो कोई हाँ, जैसे एक कोई कंपनी है जिसमें कि 1000 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। आप उन एम्प्लॉयज पर अपना रिसर्च करना चाहते हो, ठीक है। और आप चाहते हो कि आपके पास क्योंकि टाइम की कमी है तो आप केवल उनमें से 100 लोगों को लेना चाहते हो। तो उस कंपनी में जितने भी 1000 लोग हैं उनमें से केवल 100 लोगों को लेना चाहते हो। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से अगर आप सिलेक्शन करना चाहते हो तो सिंपली क्या करना होगा आपको कि सैम्पलिंग फ्रेम तैयार करना पड़ेगा। सैम्पलिंग फ्रेम मतलब उन 1000 लोगों के नाम की एक लिस्ट बनाएंगे हम लोग, ठीक। फिर जैसे मान लो बहुत सारे से आप ही उनमें से कुछ बच्चे आप जैसे असगर, एक चिट में असगर का नाम लिख दिया, एक चिट में नेहा का नाम लिख दिया, एक चिट में अंकित श्रीवास्तव का नाम लिख दिया, स्नेहा का नाम लिख दिया, और उन सारी चिट्स को फोल्ड करके हमने एक बाउल्स में कलेक्ट करते गए, यानी उस बाउल में 1000 पर्चियां आपने डाल दी, ठीक। अब रिसर्चर ने उन पर्चियों को शफल कर दिया, हिला दिया, और उसके बाद चूंकि उसे केवल 100 लोग चाहिए थे तो उसने उस बाउल से एक एक करके 100 पर्चियां निकाल ली, ठीक है। तो इस केस में आप लोग ये देख रहे होंगे कि सिंपली क्या है कि रिसर्चर का खुद का कोई बायसनेस नहीं थी कि वो पर्टिकुलरली किसी एम्प्लॉय को चाहता हो। उसने क्या किया, सिंपली सभी के नाम की चिट बनाई और उनमें से रैंडमली एकदम से किसी को भी वो एक एक करके उठाता गया। तो उसमें क्या हुआ, ट्रिपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि जो 1000 लोग थे उन सभी का चांसेस इक्वल था अपने सैंपल में आने का। उनमें से कोई भी सिलेक्ट हो सकता, जो 100 लोग सिलेक्ट हुए थे सैंपल में उनमें से 1000 में से कोई भी उनमें आ सकता था, वहां पर सबकी चांसेस सेम थे, ठीक है। तो ऐसी सैम्पलिंग जिसमें in a simple random sample, every member of the population has an equal chance of being selected. Your sampling frame should include the whole population, ठीक है। सैम्पलिंग फ्रेम वही, यानी आपकी लिस्ट, जैसे अभी मैंने बात की कि 1000 कंपनी में लोग हैं तो हजारों के नाम की आपने क्या लिस्ट आपके पास है, और उसी लिस्ट में आपने चिट बनाई और रेंडमली उन लोगों को अपने पास सिलेक्ट कर लिया सैंपल में। To conduct this type of sampling, you can use tools like random number generators or other techniques that are based entirely on chance. जैसे ये जो बाउल की टेक्निक है ये भी एक रैंडम सैम्पलिंग की एक टेक्निक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, आपको कोई भी पॉपुलेशन से सैंपल चाहिए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू, तो सिंपली उनके नाम की आप लोग चिट बना सकते हैं और फिर उनमें से एक मतलब बिना किसी बायसनेस के आप उसमें से एक एक करके चिट निकाल सकते लोगे जितना आपको सैंपल चाहिए। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती है जिसमें पॉपुलेशन से सैंपल में आने के लिए सभी यूनिट्स की जो चांसेस होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब इसके बाद है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, एकदम से बिना किसी तय रणनीति के सैंपल्स को ड्रॉ आउट करते हैं। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग भी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जैसी ही होती है, बस फर्क क्या होता है, जैसे इसको सच समझ लो, जैसे हमें क्या करना है, कंपनी में 1000 लोग हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हजारों लोगों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लिया उनके नामों को, ठीक। फिर सबसे पहला एम्प्लॉय जो है ठीक है, फिर आपने क्या किया, सबको 1 to 1000 तक उन सब लोगों के नाम लिख दिए। फिर आपने क्या किया, फर्स्ट से 10 के बीच में जो स्टूडेंट जो लोग थे उनमें से रैंडमली किसी एक को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। जैसे मान लो जो आदमी 6 नंबर पे था उसको आपने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद के लोगों को आप सिलेक्ट करते जाओगे। जैसे आप कुछ भी बना सकते हो, जैसे 6 पोजीशन पे जो इंसान था उसको आपने अपने सैंपल में सिलेक्ट कर लिया। अब आप क्या करोगे, उसमें 10 ऐड ऑन करते जाओगे। जैसे आपको जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी आदमी चाहिए, जैसे 50 चाहिए, तो आप क्या करोगे, 6 पोजीशन में 10 प्लस करोगे तो 16 वाले को लोगे।
फिर 16 में 10 प्लस करोगे, उसके बाद 26 आएगा, तो 26 पोजीशन पे जो इंसान होगा उसको आप सैंपल में लोगे। फिर ऐसे ही हम क्या करेंगे, हर पोजीशन में 10 प्लस करते जाएंगे, और उस पोजीशन पे जो भी इंसान या ऑब्जेक्ट होगा उसे आप अपने सैंपल में इंक्लूड कर लोगे। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक सिस्टमैटिक रणनीति के तहत सैंपल को कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन चूंकि क्या है, हमने पहले से डिसाइड नहीं किया है कि हम इसको करेंगे। हम रैंडमली हमने एक बंदे को सिलेक्ट किया और फिर उसमें 10 नंबर को ऐड ऑन करके हम सिलेक्ट कर रहे हैं, और 10वें नंबर पे कौन आ रहा है वो हमें पहले से नहीं पता है, इतना हम पहले से गणना नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसको ये रैंडम सैम्पलिंग में इसको रखा गया है। ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग में आप यकायक किसी को भी चूज कर सकते हो। सिस्टमैटिक में जो फर्स्ट पर्सन होता है उसको तो आप रैंडमली सिलेक्ट करते हो, लेकिन उसके बाद एक सिस्टम के तहत, जैसे 10वें नंबर पे जो आएगा उसके बाद, या 5वें नंबर पे जो आएगा, जैसे 6 के बाद 5वें नंबर पे जो आया उसको आपने सिलेक्ट किया। फिर 6 में 5 प्लस के 11th आया, यानी 11th पोजीशन पे जो बंदा होगा उसको आपने लिया। फिर 11th पे फिर 5 प्लस किया तो कितना आ गया, 16। तो 16 पोजीशन पे जो इंसान होगा उसको आप लोगे। तो यहाँ एक हम क्या कर रहे हैं, एक टेक्निक के तहत अपना सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये आपकी होती है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, जिसमें एक इंटरवल्स को हम लोग इंटरवल्स के आधार पे सिलेक्शन करते हैं। फिर नेक्स्ट आपकी होती है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग या स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होता है, जब आपकी पॉपुलेशन जो आपकी पॉपुलेशन है जिस पर आप अपना रिसर्च स्टडी कंडक्ट करना चाहते हो उसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस हो। यानी जैसे हमने बात की थी, स्टूडेंट्स की बात की थी कि लखनऊ के सेकेंडरी स्कूल की स्टूडेंट्स मेरी पॉपुलेशन है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स में क्या होगा, आपके मेल स्टूडेंट्स भी होंगे और फीमेल स्टूडेंट्स भी होंगे। ठीक है, और हमेशा ही कोशिश करनी चाहिए कि जो आपका सैंपल हो वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हो अपने पॉपुलेशन का, यानी वो सारी कैरेक्टरिस्टिक शो करे जो पॉपुलेशन की यूनिट्स, जो पॉपुलेशन शो करती है, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक शो करे जो पॉपुलेशन दिखाती है। तो हमें सैंपल भी ऐसा ही चाहिए होगा कि जिसमें मेल और फीमेल स्टूडेंट्स दोनों ही आए। तो इस केस में हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन को कह सकते हैं होमोजीनियस ग्रुप्स में बांट देते हैं। कैसे, जैसे सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स है तो हमने इनको बांट दिया मेल स्टूडेंट्स और फीमेल स्टूडेंट्स में। ये दोनों ग्रुप्स आपस में तो डिफरेंट है, यानी आपस में तो हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग। ये दोनों ग्रुप्स आपस में, दो ग्रुप्स हमने बनाया, एक मेल स्टूडेंट्स का ग्रुप बना लिया, एक फीमेल स्टूडेंट्स का ग्रुप बना लिया। ये जो हमने ग्रुप बनाए हैं इसको स्ट्रेटा कहते हैं, स्ट्रेटा। ठीक है, स्ट्रेटा प्लूरल फॉर्म है, और अगर एक ग्रुप की बात करते हैं तो उसे स्ट्रेटम कहते हैं। ठीक है, तो जब आपकी पॉपुलेशन ऐसी हो जो कि किसी कैरेक्टरिस्टिक्स पे, जेंडर के आधार पे, एज के आधार पे, इनकम्स के आधार पे कैसी हो, बटी हुई हो, तो हम क्या करते हैं अपने डेटा कलेक्शन के लिए उसको कुछ ग्रुप्स में बांट देते हैं। जैसे इस केस में मेल और फीमेल ग्रुप्स में बांट दिया, तो आपके पास यहाँ पर 2 स्ट्रेटा हो गए। अब आप क्या करोगे, आपके पास स्ट्रेटा हो गया, अब इन स्ट्रेटा में से आप रैंडमली अपना सैंपल कलेक्ट कर लोगे। जैसे बॉयज का हमारे पास ग्रुप आ गया, गर्ल्स का आ गया, तो बॉयज से आपको कितने चाहिए आपको 50 बॉयज और 50 गर्ल्स चाहिए थे। तो जो आपके पास ग्रुप आया उसमें से आप क्या करोगे, फिर रैंडमली उन्हें हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे आपके जैसे इसको एग्जांपल से आप यहाँ देख लो, द कंपनी हैज 800 फीमेल एम्प्लॉयज and 200 male employees. You want to ensure that the sample reflects the gender balance of the company. जैसे कंपनी के बारे में हम कोई रिसर्च करना चाहते हैं और हमने देखा कंपनी में 800 फीमेल और 200 मेल हैं, तो इसका सैंपल जो हम लोग लेंगे वो वो ऐसा लेंगे जो उस कंपनी के इस जेंडर बैलेंस को दिखाए। यानी 800 फीमेल है और 200 मेल है। ठीक है, यानी अगर हम टोटल करें तो 1000 आ गए, यानी 1000 एम्प्लॉयज में 800 फीमेल काम कर रही है, उसमें से 200 मेल काम कर रहे हैं। तो और हमें 100 का सैंपल ड्रॉ आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, तो सैंपल ड्रॉ आउट करेंगे वो उसी प्रपोर्शन में, उसी अनुपात में ड्रॉ आउट करेंगे कि अगर 100 है तो 100 में 80 आपके पास वुमेन्स होनी चाहिए और 20 मेन होने चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या किया,
800 फीमेल का एक ग्रुप बन गया, 200 मेल का एक ग्रुप बन गया। अब चूंकि टोटल प्रपोर्शन देख के चलना है कि पॉपुलेशन में फीमेल्स ज्यादा है, तो सैंपल्स में भी हमें क्या करना पड़ेगा, फीमेल को ज्यादा रखना पड़ेगा, फीमेल की संख्या ज्यादा रखनी पड़ेगी। तो हमारे पास इस केस में हमें अगर 100 कलेक्ट करना है तो उसमें 80 वुमेन होनी चाहिए और 20 मेन। तो आपके पास 800 फीमेल्स हैं, आपके पास 200 मेल है। अब आपके पास दो ग्रुप्स हो गए, 2 स्टेटा बन गए। इन दोनों स्टेटा में से अलग अलग रैंडम टेक्निक रैंडमली हम क्या करेंगे, 80 फीमेल ले लेंगे और 20 मेल कैंडिडेट ले लेंगे। तो आपके पास जो सैंपल आएगा 100 लोगों का, वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होगा अपनी पॉपुलेशन का। ठीक है, ये था आपका स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। नेक्स्ट है क्लस्टर सैम्पलिंग। Cluster sampling also involves dividing the population into subgroups, but each subgroup should have similar characteristic to the whole sample. Instead of sampling individuals from each subgroup, you randomly select entire subgroups. Cluster sampling आप लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो। The company has offices in 10 cities across the country, all with roughly the same number of employees in similar roles. You don't have the capacity to travel to every office to collect your data, so you use random sampling to select 3 offices. These are your cluster. यानी जैसे आपको क्या करना है, किसी एक पर्टिकुलर कंपनी, जैसे मान लो रिलायंस कंपनी है, हमें रिलायंस कंपनी के रिलायंस कंपनी में जो एम्प्लॉयज काम करें उन पर फिर रिसर्च करना है। ठीक है, अब रिलायंस कंपनी के हम इंडिया में बहुत सारे वो हैं, ऑफिसेज है, तो और एक रिसर्चर के पास इतना टाइम और इतना सफिशिएंट रिसोर्स नहीं होते कि वो सबके पास जाके काम कर सके। ठीक है, तो चूंकि रिलायंस कंपनी है तो उसके जहां भी ऑफिसेज होंगे उसमें कुछ ना कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। ठीक है, यानी पूरे इंडिया में मान लो जैसे 100 हैं, 100 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सॉरी 100 ऑफिसेज हैं, और सभी ऑफिसेज आपस में कैसे होंगे, मोर और लेस सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि सभी वो रिलायंस के। तो क्या है, जो सभी ऑफिसेस हैं वो एक क्लस्टर की तरह काम करेंगे। ठीक है, ये क्लस्टर कैसे होंगे, ये इन क्लस्टर्स के अंदर एम्प्लॉयज होंगे। हम एम्प्लॉयज की रैंडम सैम्पलिंग ना करके हम क्लस्टर की रैंडम सैम्पलिंग करेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, आपकी जितनी भी सिटीज हैं उन सभी में जैसे 100 ऑफिसेज हैं तो हम रैंडमली हमें 40 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिटीज के नाम की पर्ची बनाएंगे और उनमें से रैंडमली उन सिटीज को सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे ये आया कि लखनऊ की आपको लेनी है, मुंबई की लेनी है, हैदराबाद की लेनी है, ये सब स्टेट्स में आ गया, तो आप क्या करोगे, सिंपली आपको पता है कि आपको इन जगह इन ऑफिस में जाना है और अपना डेटा कलेक्ट करना है। जैसे मान लो हैदराबाद का ऑफिस आपके सैंपल में आ गया, तो आप क्या करोगे, हैदराबाद के ऑफिस में जाओगे और वहां पर जितने भी एम्प्लॉयज काम करें उन सभी पे आप अपना डेटा कलेक्शन करोगे। क्लस्टर सैम्पलिंग में आप ये थोड़ा ध्यान दो कि जो क्लस्टर्स होते हैं वो आपस में सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने स्ट्रेटिफाइड की बात की थी, स्ट्रेटिफाइड में जो ग्रुप्स दो हमने देखे थे वो दोनों आपस में कैसे थे, अलग अलग थे। ठीक, क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या है कि जो दो डिफरेंट ग्रुप्स आपने देखे, डिफरेंट ग्रुप्स मतलब एज अ होल वो एक यूनिट होते हैं, इसलिए उन्हें क्लस्टर कहते हैं। डिफरेंट क्लस्टर्स हैं, इन सभी में समानता है, क्योंकि सभी रिलायंस के तो सभी जगह लॉस एक जैसे होंगे। ठीक है, सभी एम्प्लॉयज को जो जॉब देने का क्राइटेरिया का वो सिमिलर होगा, तो काफी सारी चीजें सब में सेम होंगी, तो सभी क्लस्टर आपस में सेम होते हैं। हम क्या करते हैं, रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू पूरे क्लस्टर को ही अपने सैंपल में सिलेक्ट कर लेते हैं, और यही आपकी होती है क्लस्टर सैम्पलिंग। फिर आपकी आती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स, जिसमें पहला है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होती है, हियर द सैंपल्स आर सिलेक्टेड। कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स की अब शुरुआत हो गई है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स यानी पॉपुलेशन से सैंपल को कलेक्ट करते समय हम रेंडमाइजेशन यूज ना करके कोई और एम को वहां पर यूज करते हैं। अब जैसे वो डिफरेंट आप लोग पढ़ते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा। पहला है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, नाम से ही हम कन्वीनियंस कैसे कहते हैं, सुविधा के अनुसार। ठीक है, जब आप अपना सैंपल
पॉपुलेशन से अपनी सुविधा के अनुसार कलेक्ट करते हो या ड्रॉ आउट करते हो तो उसे हम कहते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। जैसे मान लो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक बार आप पढ़ देते हैं। Here the samples are selected based on the availability. This method is used when the availability of sample is rare and also costly. So based on the convenience samples are selected. जैसे मान लो आप सभी लोग अब पीएचडी कोर्स वर्क में अपना जब आगे अपना रिसर्च प्रपोजल बनाओगे, ठीक है, तो जैसे मान लो आप कोई एक रिसर्चर है जो कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का ओपिनियन जानना चाहता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, सिंपली वो जिस यूनिवर्सिटी में जाता है, यहाँ पर अगर वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को अगर चुन रहा है तो वो क्या करेगा, सिंपली वो जिस यूनिवर्सिटी से रिसर्च कर रहा है उसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से डेटा कलेक्ट करना इजी होगा, सुविधापूर्ण होगा। तो वो क्या करेगा, सिंपली अपनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो उसको मिलते जाएंगे, जैसे वो अपने डिपार्टमेंट गया, वहां पर उसको जितने अपने सीनियर्स मिले या जूनियर्स मिले उसको उसने टूल्स दे दिया, उनसे डेटा कलेक्ट कर लिया। नहीं, सुविधा के अनुसार जो उसे मिलता गया अपनी यूनिवर्सिटी में उसने इसलिए सेलेक्ट किया कि वहां उसको सुविधा होगी। फिर इस यूनिवर्सिटी में भी अपने डिपार्टमेंट में गया, उसको देखा कि यहाँ पे इतने लोग हैं और मेरा जो काम है वो आसानी से यहाँ पर हो सकता है, तो उसने क्या किया, अपना डेटा वहां पर कलेक्ट कर लिया। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग बेसिकली वो सैम्पलिंग है जिसमें जो आपका रिसर्चर होता है वो सुविधा के अनुसार या जो आपकी पॉपुलेशन की यूनिट है वो किस समय पे आपको अवेलेबल है आसानी से, उसके आधार पर अपना डेटा कलेक्ट करता है। तो ये आपका होता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। नेक्स्ट है आपका पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग ये भी नाम सही है कि इसमें क्या करते हैं, जो भी यूनिट या ऑब्जेक्ट या इंडिविजुअल आके पर्पस को सॉल्व करता है उसे हम अपने सैंपल में रख लेते हैं। जैसे इसको एक बार पढ़ लेते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन द इंटेंशन और द पर्पस ऑफ द स्टडी। ओनली दोज एलिमेंट विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन विच सूट्स द बेस्ट फॉर द पर्पस ऑफ अ स्टडी। जैसे अगर आप क्या करना चाहते हो, सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स पर कोई रिसर्च करना चाहते हो, लेकिन साथ ही साथ आपका जो पर्पस है वो क्या है, उन सभी स्टूडेंट्स पर रिसर्च करना जो कि लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, ठीक है, जो कि जिनको क्या है, जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं। राइट हैंड से तो अधिकतर लोग लिखते हैं, लेकिन उसकी स्टडी क्या है, एक ऐसी स्टडी है जिसमें वो ऐसे स्टूडेंट्स को चाहता है, सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स को जो कि लेफ्ट हैंड से लिखते हैं। तो इस केस में क्या करेगा, वो रैंडम सैम्पलिंग करना मुश्किल है, क्योंकि रैंडम सैम्पलिंग में तो हम या किसी भी यूनिट को उठा लेते हैं, वो जरूरी नहीं कि वो लेफ्ट हैंड से लिखती हो। तो इस केस में रिसर्चर क्या करेगा, सेकेंडरी स्कूल्स में जाएगा और जो भी स्टूडेंट्स उसके पर्पस को फुलफिल करेंगे, यानी जो भी स्टूडेंट्स केवल और केवल लेफ्ट हैंड से लिखते हैं वो उसे ही अपने सैंपल में लेगा। तो ऐसी सैम्पलिंग को हम कहते हैं पर्पसिव सैम्पलिंग। यानी पर्पसिव सैम्पलिंग कौन सैम्पलिंग होती है, इसमें जो रिसर्चर होता है वो उसी यूनिट को अपने सैंपल में कलेक्ट करता है जो कि उसके पर्पस को फुलफिल करे। जैसे लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट हमें चाहिए, तो हम केवल और केवल हमारा पर्पस कौन सॉल्व कर सकता है, लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट्स, तो हम केवल उन्हीं के पास डेटा कलेक्शन करने जाएंगे जो कि लेफ्ट हैंडेड होंगे, ठीक है। तो ये आपकी होती है पर्पसिव सैम्पलिंग। नेक्स्ट होती है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है कि जब जो आपकी पॉपुलेशन है उस तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल होता है, आपको नहीं पता होता है कैसे पहुंचा जाए, तो उस केस में हम स्नोबॉल सैम्पलिंग यूज करते हैं। स्नोबॉल सैम्पलिंग का एक उदाहरण यहाँ पर लिखा है कि कोई एक रिसर्चर है जो अपने शहर में होमलेसनेस के एक्सपीरियंसेस पर रिसर्च करना चाहता है, यानी जिनके घर नहीं है उनको एक्सपीरियंस कैसा होता है, ऐसा कोई वो रिसर्च करना चाहता है, ठीक है। तो ये जो रिसर्च वो करना चाहता है उसके लिए उसको किसी शहर में होमलेस पीपल कितने हैं इसकी कोई लिस्टिंग तो होती नहीं है, तो उसको अपनी पॉपुलेशन नहीं पता होती है। लेकिन अगर उसके कांटेक्ट में कोई ऐसा इंसान आ जाए जो कि खुद होमलेस है, या जो होमलेस पीपल
का कांटेक्ट उससे करवा सकता है, तो इसको हम कहते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। इसमें क्या करता है, वो एक इंसान से वो एग्री कर लेता है अपने रिसर्च में पार्टिसिपेट करने के लिए, और फिर उसके द्वारा वो क्या करता है, फर्दर उसके कांटेक्ट के थ्रू वो आगे दूसरे ऐसे ही लोगों से मिलता है जो कि क्या होंगे, इस केस में होमलेस होंगे। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या है, एक के बाद एक जुड़ता जाता है। आपको पॉपुलेशन क्लियरली नहीं पता होती है, एक के मिल जाने के बाद उसके कांटेक्ट से दूसरा मिलता है, फिर उस दूसरे के कांटेक्ट से तीसरा मिलता है, फिर तीसरे के कांटेक्ट से चौथा मिलता है। इसलिए इसे स्नोबॉल सैम्पलिंग कहते हैं। जैसे बर्फ आपस में जुड़ते 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 बड़ी बन जाती है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। कि एक जो होता है वो आपको दूसरे से मिलवाता है, दूसरा तीसरे से मिलवाता है, तीसरा चौथे से मिलवाता है, और इस तरह से आप अपने सैंपल जितना आपको चाहिए होता है अपना पूरा कंप्लीट कर लेते हो। लास्ट है आपकी कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में समानता ये है, किसी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे आप ग्रुप्स बनाते हो, उसमें हम स्ट्रेटा बनाते हैं और उन स्ट्रेटा से रैंडमली यूनिट्स को सिलेक्ट करते हैं। कोटा सैम्पलिंग चूंकि आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स के अंतर्गत आती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम जो सैंपल लेते हैं, जैसे बात की थी ना अभी हम लोगों ने कि कंपनी में 1000 लोग काम करते हैं और उन 1000 लोग में 800 महिला हैं और 200 आपके पुरुष हैं, ठीक है। तो सैंपल जो आप लोगे वो भी रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, प्रतिनिधित्व करता होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, अगर 100 का मान लो सैंपल साइज हमें निकालना है, तो 80 उसमें फीमेल होनी चाहिए और 20 मेल, ठीक है। तो कोटा सैम्पलिंग के थ्रू अगर आप यही इसी सिनेरियो को लेके चलो, तो इसमें हम क्या करेंगे, अपने सैंपल में 80 फीमेल और 20 मेल को तो लेंगे, पर डिफरेंस क्या आ जाएगा, जो 80 फीमेल और 20 मेल हम लोग लेंगे वो रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू नहीं लेंगे, बल्कि वहां पर नॉन रेंडमाइजेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है, जो कोटा होता है वो तो हमें ध्यान रखना होता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, if our population has 45% females and 55% males, then our sample should reflect the same percentage of male and females। यानी अगर आपके पास मान लीजिए 45% फीमेल है और 55% मेल है, तो आपके सैंपल में क्या होना चाहिए, वही परसेंटेज रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि 45% जो सैंपल में क्या है 100% है सैंपल अपने आप में, तो उसमें 45% फीमेल्स होनी चाहिए और 55% मेल्स होने चाहिए, पर उनका जो सिलेक्शन है वो नॉन रेंडमाइजेशन तरीके से होना चाहिए, ना कि रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू। तो स्ट्रेटिफाइड और कोटा में यही अंतर है, दोनों में ही ग्रुप्स होते हैं, कोटा का ध्यान रखा जाता है, परसेंटेजेस का ध्यान रखता है, अनुपात का ध्यान रखा जाता है। लेकिन सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में जो सैंपल का सिलेक्शन होता है प्रोपोर्शन के आधार पर भी, वो कैसा होता है, रेंडमाइज्ड वे में होता है। इन कोटा सैम्पलिंग में रेंडमाइजेशन प्रोसेस नहीं होता है, तो ये एक दोनों में अंतर है। तो इसी के साथ आपके आज यहाँ की क्लास जो होती है पॉपुलेशन सैंपल एंड सैम्पलिंग टेक्निक्स, मेरी तरफ से यहीं पर अब एंड होती है। अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हो, और इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। सभी स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपना माइक म्यूट कर दो, क्योंकि आप लोग के माइक्स खुले रहेंगे तो सही को प्रॉब्लम हो जाती है। मुरली, बेटा आप अपना माइक्रोफोन म्यूट कर दो। अगर कोई प्रश्न हो किसी को तभी वो अपना माइक्रोफोन ऑन करे। तो अब मुझे लगता है मुझे अटेंडेंस ले लेनी चाहिए। आलोक कुमार सिंह, मैं सभी के नेम बोल रही हूँ, आप सभी लोग। आलोक कुमार सिंह हो गया। असकर, ज्ञान लोग, यस मैम। ओके, हाँ हो गया ज्ञान लोग, आपकी अटेंडेंस लग गई। भानु प्रताप, यस मैम। भानु प्रताप प्रेजेंट। ठीक है। इमाम हुसैन,
यस मैम। इमाम हुसैन है? यस मैम। ओके, हो गया। अंकित श्रीवास्तव? अंकित? यस मैम, अंकित श्रीवास्तव। ओके। हेलो। अपर्णा Yes, पांडे? ma'am. हाँ अंकित, आपकी लग गई है, आपकी अटेंडेंस लग गई है। अपर्णा पांडे? यस मैम, अपर्णा पांडे। ओके। नेहा सिंह? Yes, ma'am. स्नेहा सिंह? Present, ma'am. प्रतिभा? यस मैम। प्रतिभा। प्रेम प्रकाश सिंह? ओके। मैम प्रतिभा हो गया। प्रतिभा का हो गया। राजीव कुमार? प्रेजेंट मैम। राजीव का हो गया। विवेक कुमार आए हैं क्या आज? राजीव कुमार मैम। राजीव कुमार, आपकी अटेंडेंस लग गई है। विवेक कुमार? नहीं है। मुरली कुमार? यस मैम। मुरली। Yes, संगीता? हाँ, आपकी हो गई अटेंडेंस। संगीता? Present, ma'am. ओके। प्रदीप कुमार? यस मैम। प्रदीप कुमार। शुभम चौधरी? प्रेजेंट मैम। शुभम चौधरी? प्रेजेंट मैम। ओके। अब कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी आज ये पहली क्लास है जिसका मैंने नाम अनाउंस ना किया हो? कोई भी ऐसा स्टूडेंट है? हाँ प्रेम, आपकी अटेंडेंस लग गई है, चिंता मत करिए। और बाकी कोई स्टूडेंट है? चलिए ठीक है, तो यानी आज कितने स्टूडेंट है? 16 स्टूडेंट्स हैं। मैम मेरी लग गई अस्कार की। हाँ लग गई है, स्कार आपकी लग गई है। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू। Thank you, ma'am. थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू क्लास, थैंक यू। थैंक यू।